प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक प्रेरक मुलाकात के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 में 100% दृष्टि बाधित दिव्यांग श्रेणी में प्रथम स्थान पर चयनित श्री कुलवंत वर्मा से। कुलवंत जी, आपको ढेर सारी बधाइयां। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुलवंत जी, आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक चयनित अभ्यर्थी के रूप में खड़े होकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि काफी लंबा संघर्ष और काम करने के बाद ये सफलता हमें प्राप्त हुई है। विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आज हमारी जो विषय वस्तु केंद्र में रहेगी, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे, वो विषय वस्तु है कि दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी राजस्थान प्रशासनिक भर्ती परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें, उकाब की ऊंची उड़ान कैसी होती है और हौसलों की परवाज क्या है। इन बिंदुओं पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो कुलवंत जी, आप आश्रम में सबसे पहले पहल कब पधारे? सर, मैं आपके पास 11 जुलाई 2016 को हमारे आश्रम में आया था। बहुत बढ़िया, आपको तारीख भी याद है। तो उस मुलाकात में आपकी और मेरी क्या चर्चा हुई? सर, आपने मुझे ये राय दी कि मैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करूं और मैंने आपसे ये कहा कि मैं कोई एक नौकरी लग जाऊं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुझे पहले प्रशासनिक सेवाएं बहुत बड़ी लगती थी कि बहुत मुश्किल तैयारी होती होगी इनकी। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुलवंत जी दृष्टि बाधित दिव्यांग हैं। ये तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है ही, लेकिन इनका जो आज तक का जीवन है वो भी बहुत ही प्रेरक है, बहुत ही संघर्षमय रहा है। तो कुलवंत जी, आप ही हमारे विद्यार्थियों को, हमारे दर्शकों को अपने इस संघर्ष के बारे में संक्षेप में बता दीजिए। सर, मैं 9 ML लट्ठा वाली से गंगानगर का निवासी हूँ और 1992 में मैं पैदा हुआ, तो जन्म से दृष्टिहीन था और हमारा परिवार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ था। और 95 में मेरे पिता की डेथ हो गई और मैं लगभग 3 साल का और 1.5 साल का मेरा भाई था और उसके बाद 3.5 महीने के पश्चात मेरी एक बहन भी पैदा हुई। यानी आपके पिता के निधन के 3.5 महीने बाद आपकी बहन हुई। तो आपके पिताजी क्या काम करते थे कुलवंत जी? सर, मेरे पिताजी ड्राइवर थे जो गाड़ी चलाते थे। तो किसी प्रकार की कृषि भूमि आपकी रही होगी जो बाद में आय का स्रोत बनी? ना सर, हमारे कोई खेती की जमीन नहीं थी जो आय का स्रोत बनती। तो फिर जीवन की आगे की यात्रा किस प्रकार से रही? सर, वो इस तरह से कि मेरी मम्मी ने गांव के अंदर घरों में काम करना शुरू किया और मेरे को पापा की डेथ के बाद मामा जी के पास भेज दिया ताकि कम बोझ उन पर आए। क्या नाम है आपके मामा जी का? मेरे मामा जी का नाम बीरबल राम कारगवाल। श्री बीरबल राम कारकवाल आपके मामा जी हैं। तो फिर आप तो दृष्टिबाधित दिव्यांग थे, तो आगे आपका अध्ययन किस प्रकार से हुआ, कहां पर हुआ? सर, उनको एक सरपंच ने कहा कि ये पढ़ सकते हैं, तो मेरी मम्मी ने मुझे उनकी सहमति से श्री जगदम्बा अंध विद्यालय श्री गंगानगर भेजा, जो स्वामी ब्रह्मदेव जी उसको 1980 से चला रहे हैं। बिल्कुल, मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि श्री गंगानगर में स्वामी ब्रह्मदेव जी द्वारा श्री जगदम्बा अंध विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जो विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग बच्चों की मदद करता है, सहायता करता है, उन्हें पढ़ाता है। तो 10वीं तक आपकी शिक्षा श्री जगदम्बा अंध विद्यालय में हुई। उसके पश्चात फिर आपने कैसे अपने अध्ययन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया? सर, उसके पश्चात मैं जोधपुर में 11वीं 12वीं के लिए नेत्रहीन विकास संस्थान नाम के एक विद्यालय में गया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जयेंद्र व्यास यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस से की और उसके बाद बीएड मैंने महर्षि दयानंद बीएड कॉलेज से गंगानगर और एमए जो है हिंदी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज से की। ठीक है। और ये आपकी शिक्षा दीक्षा 2016 में जैसे ही पूर्ण हुई तो आप आश्रम में आ ही गए। तो आश्रम में आने के बाद आपका सफर किस प्रकार का रहा?
सर, आपको हमारे जैसे बच्चों के साथ, दृष्टिहीनों के साथ काम करने का पहले से ही अनुभव था और आश्रम का एक ऐसा छात्रावास है जो ज़रूरतमंद बच्चों के लिए है, उसमें उन्हें निःशुल्क रखा जाता है। तो मुझे इंडिया हाउस नाम के छात्रावास में रखा गया और वहाँ मेरे जो दोस्त थे, हमारे साथी, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। उसके बाद सर 20-30 बच्चों की एक टीम बनाई जो समय-समय पर एक शेड्यूल के हिसाब से उनका चार्ट बना हुआ था, ड्यूटी चार्ट, वो हमें पढ़ करके सुनाते थे। इधर ये अध्ययन विद्यार्थियों चल ही रहा था, लेकिन कुलवंत जी के जीवन में एक और दुखद घटना भी घटित हो गई। सर, वो ऐसा हुआ कि अक्टूबर 16 को 2016 में मेरे भाई की डेथ हो गई और मेरे भाई की डेथ के बाद मैंने सोचा कि इसकी आंखें जो हैं पूरी दान में दी जा सकती है। मैं तो पूरा शरीर ही दान में देना चाहता था, लेकिन मैं विलंब से पहुंच पाया और मैंने आंखें जो है दान में दी और मैं आसपास के एरिया में पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने ये कदम उठाया था। बिल्कुल कुलवंत जी, निसंदेह एक बड़ी दुखद घटना थी आपके जीवन की। मुझे अच्छी तरह से वो समय याद है और आपने न सिर्फ अपने आप को संभाला बल्कि माताजी और बहन को भी हौसला दिया और सबसे बड़ी बात एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि बहुत सारे ऐसे दृष्टिबाधित लोग हैं, यदि उन्हें आंखें प्राप्त हो जाएं तो वो देखने में सक्षम हो जाएंगे। युवा भाई के निधन के बाद भी आपने उसकी आंखों को डोनेट किया। निसंदेह एक बेहद प्रेरणास्पद बात रही। लेकिन कुलवंत जी, इसके बाद इंडिया हाउस में रहते रहते ही आपकी कामयाबी का सफर भी शुरू हो जाता है और मैं अपने विद्यार्थियों को बताऊंगा कि जहां लोगों को एक नौकरी की दरकार रहती है, चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन कुलवंत जी अभी तक कुल 6 नौकरियों को प्राप्त कर चुके हैं। तो कुलवंत जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि पहली नौकरी जो है वो आपको किस क्षेत्र में मिली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस प्रकार से चौथी, पांचवी और छठी नौकरी, तमाम नौकरियों का जिक्र भी आप यहां पर कर दीजिए। सर, सबसे पहले मुझे 2017 में बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी प्राप्त हुई और उसके बाद उसी वर्ष मैंने आईएएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा बिल्कुल, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी पोस्टिंग जो है वो सूरतगढ़ में ही हुई थी, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है। जी, उसके बाद सर मैंने आईएएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा लिखी और उसका साक्षात्कार दिया और उसी वर्ष जनवरी फरवरी तो में साक्षात्कार आईएएस में जब आप साक्षात्कार आपने दिया और आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हुई, यानी अंतिम रूप से आप चयनित नहीं हो सके, तो आपको कैसा महसूस हुआ? ऐसा नहीं हुआ कि आप हतोत्साहित हुए? नहीं सर, मुझे आपने एक दिन बड़ी शानदार बात कही जो सबसे सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ सकती है कि ये कुंभ का मेला तो है नहीं जो 12 साल में एक बार आएगा, ये तो हर वर्ष आनी है परीक्षाएं। तो मुझे कोई थोड़ा सा लगा कि यार कैसे होगा, फिर मेरे को लगा कि ये तो हर वर्ष परीक्षा होती रहेगी। अच्छा, कुलवंत जी, बात करते हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा की। पहली बार आप कब आरएएस के लिए मैदान में उतरे थे? सर, मैं 2016 वाली आरएएस की भर्ती परीक्षा में मैदान में उतरा था। तो आप कितने चरण उत्तीर्ण करने में कामयाब रहे? पहला चरण, दूसरा चरण, कहां तक आप पहुंच पाए? सर, मैं केवल मुख्य परीक्षा ही लिख पाया था, अर्थात उसमें मुझे सफलता नहीं मिली ताकि मैं साक्षात्कार दे सकूं। ठीक है, इसके पश्चात फिर आगे की जो बातें हैं, आगे की जो सफलताएं हैं, उनका भी संक्षेप में जिक्र कर दीजिए। सर, बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करते हुए मेरा 2 हिंदी और सामाजिक में सेकंड ग्रेड में चयन हुआ। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की और 3rd ग्रेड में भी मेरा चयन हो गया और उसके बाद मैंने 2020 में स्कूल लेक्चरर हिंदी में भी सफलता प्राप्त की और अब आरएएस में अंतिम स्थान मुझे मिला है, मतलब मैंने बनाया है। अच्छा, कुलवंत जी, मुझे ये बताइए कि एक दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए जी जो सबसे बड़ी चुनौती रहती है वो क्या है? सर, उसके लिए सबसे बड़ी दृष्टिबाधित के लिए चुनौती ये है कि उसके पढ़ने का तरीका जो है वो अलग होता है और वो आसपास के वातावरण में समायोजित होने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है। दूसरा ये कि उसको पढ़ाने वाले जो बच्चे हैं और पढ़ने के लिए जो
कंटेंट है उसको पढ़ के सुना दे, वो उसको मिल नहीं पाते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई में पीछे रह जाता है। और तीसरा सर, उसकी लर्निंग जो स्किल है वो थोड़ी सी स्लो होती है, तो उसको बार बार पढ़ना होता है और सुन करके पढ़ना होता है, तो थोड़ा याद करने में समय लगता है। कुलवंत जी, कारण क्या है कि लर्निंग स्किल जो है थोड़ी सी कंपैरेटिवली स्लो होती है? ये तो हम समझते हैं कि दृष्टिबाधित है, लेकिन और भी कुछ रीजन होंगे या कोई विशेष विषय ऐसे हैं जिनमें लर्निंग प्रोसेस में दिक्कत आती है? सर जैसे भूगोल है, गणित है, विज्ञान है, या जो देख करके याद करने वाले विषय हैं उनमें उनको दिक्कत आती है। बाकी जैसे हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है या ऐसे विषय, तो उनको वो बड़े आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि उनमें देखने का होता है सर। कुलवंत जी, अब 2016 से 2021 के दरमियान तकनीक के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए हैं, काफी क्रांतिकारी आविष्कार एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, या परंपराएं जो हैं अध्ययन की सामने आ रही हैं। तो क्या इससे दृष्टिबाधित दिव्यांगों को कुछ लाभ अतिरिक्त मिलना शुरू हुआ है, या सरकार के कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो दृष्टिबाधित दिव्यांगों की मदद करते हैं? सर भारत सरकार और राज्य सरकार जो राजस्थान की है वो प्रयास कर रही है, और उन्होंने कई ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जैसे कि एक ईपीजी पाठशाला है, एक सीईसी यूजीसी नाम का यूट्यूब चैनल है, उसके अलावा एक मेरिट नेशन नाम की एक एप्लीकेशन है, और उसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया उन्होंने बनाई है। उसके अलावा एक सुगम्य पुस्तकालय जो है भारत सरकार ने हमारे लिए बनाया है, और उसके अलावा कई ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे लिए विशेष रूप से किताबें रिकॉर्ड करती है, जैसे देहरादून में एक भारत और एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है। और उसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी अभी इन दिनों स्माइल के लिए विशेष कंटेंट हमारे बच्चों के लिए तैयार करवाया जो हम पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा केंद्र सरकार ने 10 ब्रेल प्रेसें खोलने के कदम के साथ ब्रेल में हमें किताबें उपलब्ध हो सकूं, ऐसी व्यवस्था की है उन्होंने। ये तो राज्य सरकार की और भारत सरकार की योजनाएं रही दिव्यांगों को एक प्रकार से सरलता, सुगम्य जीवन प्रदान करने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा में दिव्यांगों के लिए क्या-क्या प्रावधान हैं? क्या-क्या अतिरिक्त छूट उन्हें मिलती है? कितना आरक्षण उन्हें अपनी कैटेगरी में प्राप्त होता है? सर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में उन्हें 4% पद दिव्यांगों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, और उन्हें परीक्षा लिखते समय और लोगों की तुलना में अधिक समय मिलता है। और एक बच्चा जो परीक्षा लिखेगा उनको वो राइटर क्या बोलते हैं आप उसको? श्रुति लेखक या राइटर बोलते हैं। ठीक है। तो वो उपलब्ध कराया जाता है। और पहले वो बच्चा केंद्र द्वारा दिया जाता था। केंद्र मतलब सेंटर के द्वारा दिया जाता था, ये भाई ये आपके लिए पेपर लिखेगा। तो परीक्षा केंद्र को ये अनुभव नहीं होता था, तो वो कई बार ऐसा बच्चा दे देते थे जो पढ़ पाने में सक्षम नहीं होता था। लेकिन अब ये व्यवस्था है 2019 के बाद कि हम अपनी तरफ से कोई अंडर ग्रेजुएट बच्चा ले जा सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट बच्चा जिसके साथ आपने पूर्व में पहले अभ्यास किया हो उसे ले जा सकते हैं। अच्छा कुलवंत जी, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए उपस्थित होता है, बातचीत के लिए उपस्थित होता है, उसकी मार्कशीट हम अपने दर्शकों को, अपने अभ्यर्थियों को, अपने विद्यार्थियों को जरूर दिखाते हैं। तो आपकी मार्कशीट भी यहाँ स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही है। तो आप खुद ही बता दीजिए कि पहले पेपर में आपको कितने अंक मिले, दूसरे पेपर में आपको कितने अंक मिले, तीसरे और चौथे पेपर में आपका स्कोर क्या रहा, और साक्षात्कार में आपने कितने अंक अर्जित किए? सर मुझे पहले पेपर में 80.50, बहुत बढ़िया, दूसरे में 89.50, और तीसरे पेपर में 71.25, और चौथा जो हिंदी अंग्रेजी का पेपर है उसमें 77 अंक मुझे मिले, और साक्षात्कार में मुझे 70 अंक प्राप्त हुए। साक्षात्कार में आपको 70 अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार से आपके कुल कितने अंक हो गए? सर लिखित में 318 और साक्षात्कार के 70 अंक जोड़ने के पश्चात 388 अंक मुझे कुल प्राप्त हुए, और ऑल ओवर श्रेणी में जो मेरी रैंक बनी वो 1572 बनी। 1572 ऑल ओवर श्रेणी में रैंक रही, और 100% दृष्टि बाधित दिव्यांग श्रेणी में आपकी रैंक रही
प्रथम। तो कुलवंत जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप हमारे जो दृष्टि बाधित दिव्यांग विद्यार्थी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान प्रशासनिक भर्ती परीक्षा की, उन्हें क्या सुझाव देंगे या क्या मार्गदर्शन देंगे ताकि वो लाभान्वित हो सकें? सर, मैं उन्हें यही सुझाव दूंगा कि वो जहाँ भी रहते हैं वो अपने आसपास किसी ऐसे मंच पर जाकर के बताएं कि भी मुझे पढ़ना है और मुझे प्रशासनिक परीक्षाओं की या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करनी है, और वो जी। अपनी दिक्कतें बताए तो उसकी वो मदद जरूर करेंगे। थोड़ा सा घर से बाहर निकले। हाँ, घर से कई बार ये दिक्कत मैं महसूस करता हूँ दृष्टिबाधित दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों में कि वो अपनी समस्या को भली प्रकार से रखते नहीं हैं, जबकि मुझे लगता है कि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति इस काम को काफी अच्छी प्रकार से आगे बढ़ाने में लगे हैं, दिव्यांगों की मदद कर रहे हैं। और दूसरा सर, वो अन्य श्रेणी जैसे दृष्टिमान लोग हैं उनके साथ समायोजन करते हुए वो उनके साथ काम मिला करके आगे बढ़े, क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं। जैसे मैं कहूँ, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने मेरी मदद ना की हो। और तीसरा, वो पेपर लिखने का जरूर सोचें, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हमें परीक्षा में पेपर लिखने हैं, निरंतर अभ्यास करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें परीक्षा लिखने के लिए बच्चा नहीं मिल पाता। लेकिन वो जब आसपास जाएंगे तो उनको, मुझे लगता है मेरी किसी ने मदद की है तो उनकी भी जरूर सभी मदद करेंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। बिल्कुल कुलवंत जी, मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक जिक्र करना चाहूंगा कि पहली बार दृष्टिबाधित दिव्यांग श्रेणी का बच्चा ऋषभ जैन मेरे पास आया तो मेरे लिए भी बड़ा एक नया बिंदु था, नई चुनौती थी कि ऋषभ को किस तरह से तैयारी करवाई जाए। और अंततः ऋषभ आरएएस बनने में सफल हुए, आरएएस भर्ती परीक्षा 2012 में, और वर्तमान में वो एक आरएएस अधिकारी के रूप में बड़े ही समर्पित भाव से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। खैर कुलवंत जी, आपने दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए तो एक संदेश दे दिया, लेकिन हमारे जो सामान्य विद्यार्थी हैं, जो दृष्टिवान हैं, उनके लिए आप क्या संदेश प्रेषित करना चाहेंगे? सर, मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि वो निरंतर पढ़ाई करते रहें, अपनी आदत पढ़ाई को बना लें कि आप कहीं भी वातावरण में आसपास जाएं तो हर चीज को पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि पढ़ना मेरे हिसाब से सबसे सरल काम है और किताबें पढ़ना और भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि और विस्तार से पढ़ें। और दूसरा ये है कि आप कहीं भी कोई भी परीक्षा की तैयारी करें, जब तक आपके हाथ में नियुक्ति पत्र ना आ जाए तब तक आप काम जारी रखें, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मैंने प्रयास करना छोड़ दिया था और मैं उसमें पढ़ लेता, उसका कोई हल नहीं होने वाला है। मैं निरंतर पढ़ता रहा और आज भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो निरंतर पढ़ते रहें और अपना मानसिक व्यक्तित्व बनाते रहें और कंटिन्यू काम जारी रखें। बहुत बढ़िया कुलवंत जी, जैसा कि कुलवंत जी ने हमें बताया कि सतत अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल कुलवंत जी, प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि सतत अभ्यास आपको लक्ष्य की ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो विद्यार्थियों, अभी हम लोग मिल रहे थे श्री कुलवंत वर्मा से, और किस प्रकार इनका संघर्ष रहा, किस प्रकार इन्होंने तैयारी की, इसके बारे में इन्होंने आपको बताया, और निसंदेह आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी और दृष्टिवान विद्यार्थियों को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी। तो कुलवंत जी, एक बार बहुत बहुत पुनः बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।